आज हम 1857 के उस दौर की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसने ब्रिटिश भारत की नींव हिलाकर रख दी थी। दिलचस्प बात यह है कि इस एक घटना के कई नाम हैं। अंग्रेजों ने इसे सिपाही विद्रोह कहा, कुछ ने इसे गदर का नाम दिया और भारत में कई लोगों के लिए ये आजादी की पहली लड़ाई थी। और ये नाम ही अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं, है ना? हाँ। आप किसी घटना को क्या नाम देते हैं इससे पता चलता है कि आप उसे किस नजरिए से देखते हैं। क्या ये कुछ नाराज सिपाहियों का हंगामा था या एक पूरे देश की विदेशी हुकूमत के खिलाफ पहली संगठित आवाज? बिल्कुल, यही सवाल आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का एक बड़ा मुद्दा है। तो आज हमारा मिशन यही है कि हमारे पास जो स्रोत हैं उनकी मदद से इन अलग अलग नजरियों के पीछे की सच्चाई को समझें। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हुआ और उसके नतीजे कितने गहरे थे। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। ये तो साफ है कि ये कोई एक दिन में भड़की आग नहीं थी। इसके पीछे सालों का गुस्सा और अपमान जमा था। बिल्कुल, इसे एक प्रेशर कुकर की तरह समझिए जिसमें सालों से भाप बन रही थी और इस भाप के बनने के कई कारण थे। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैनिक सब एक दूसरे से बुरी तरह उलझे हुए थे। तो चलिए राजनीतिक वजहों से शुरू करते हैं। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जिक्र बार बार आता है। हाँ, हड़प नीति सुनने में ये कितना प्रशासनिक सा शब्द लगता है ना, लेकिन इसका असर बहुत जहरीला था। कैसे? देखिए, ये सिर्फ जमीन हड़पने की नीति नहीं थी, ये भारतीय शासकों के सम्मान और उनकी विरासत पर सीधा हमला था। अच्छा। इस नीति के तहत अगर किसी राजा का अपना जैविक पुत्र नहीं होता तो उसका राज्य गोद लिए हुए बेटे को नहीं मिल सकता था और वो सीधे कंपनी के कब्जे में चला जाता था। सीधे सतारा, नागपुर और सबसे मशहूर झांसी इसी नीति का शिकार हुए। सोचिए, सदियों से चले आ रहे राजवंशों को एक कलम की नोक से खत्म कर दिया गया। और अवध का मामला तो इससे भी अलग था। वहां तो शासक भी थे और उत्तराधिकारी भी, फिर उसे क्यों हड़पा गया? अवध की कहानी तो और भी कपट भरी है। अवध कंपनी का वफादार सहयोगी था, लेकिन वो बहुत अमीर और उपजाऊ राज्य था जिस पर अंग्रेजों की नजर थी, तो उन्होंने कुशासन का बहाना बनाया। कुशासन का? हाँ, कहा गया कि नवाब वाजिद अली शाह ठीक से राज नहीं कर रहे हैं, इसलिए जनता की भलाई के लिए हम कब्जा कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा धोखा था और इसका असर बहुत गहरा हुआ, क्योंकि बंगाल आर्मी के ज्यादातर भारतीय सिपाही अवध से ही आते थे। ओहो। जब उन्होंने सुना कि उनके घर, उनके नवाब की जमीन पर कंपनी ने कब्जा कर लिया है, तो ये उनके लिए एक व्यक्तिगत अपमान बन गया। यानी जो सिपाही कंपनी की वर्दी पहनकर उसकी सल्तनत फैला रहे थे, कंपनी उन्हीं के घर पर कब्जा कर रही थी। बिल्कुल, और इसी के साथ मुगल बादशाह के साथ भी बुरा बर्ताव हो रहा था। बहादुर शाह जफर के साथ। हाँ, वो तब तक सिर्फ नाम के सम्राट रह गए थे, लेकिन वो फिर भी भारत की संप्रभुता के एक जिंदा प्रतीक थे। अंग्रेजों ने ऐलान कर दिया कि जफर के बाद उनके परिवार को लाल किला खाली करना होगा। ये तो बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। ये सिर्फ एक महल खाली कराने की बात नहीं थी, ये ऐलान था कि अब हिंदुस्तान का असली मालिक कौन है। ये तो हुई राजाओं और नवाबों की बात, लेकिन इसका असर आम आदमी तक कैसे पहुंचा? क्या एक आम किसान को इस बात से फर्क पड़ रहा था कि दिल्ली में कौन राज कर रहा है? फर्क पड़ रहा था, और बहुत बहुत बुरी तरह पड़ रहा था। अंग्रेजों की लगान नीतियां ऐसी थीं जो किसानों की कमर तोड़ रही थीं। फसल हो या ना हो, उन्हें तय लगान चुकाना ही पड़ता था, और उसके लिए वो कर्ज के जाल में फंसते जा रहे थे। बिल्कुल। और ये सिर्फ गांव की बात नहीं थी। शहरों में जो कारीगर दुनिया भर में मशहूर ढाका की मलमल या मुर्शिदाबाद का रेशम बनाते थे, हाँ, वे बेरोजगार हो गए, क्योंकि अंग्रेजों ने ब्रिटेन की मिलों में बने सस्ते कपड़े से पूरा बाजार भर दिया था। यानी एक ही समय पर किसान और कारीगर दोनों की आर्थिक कमर तोड़ी जा रही थी। और इसी आर्थिक तबाही के साथ एक और डर लोगों के मन में बैठ रहा था। किस चीज का डर? धर्म का। देखिए, अंग्रेजों ने कुछ सामाजिक सुधार किए, जैसे सती प्रथा पर रोक लगाई, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी, जो आज हमें तो सही कदम लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त के कई रूढ़िवादी भारतीयों को लगा कि ये गोरे लोग सिर्फ हमारा देश ही नहीं, बल्कि हमारा धर्म और हमारी संस्कृति भी छीन लेना चाहते हैं। अच्छा, और इसी डर को ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों ने और हवा दी होगी। लोगों को लगने लगा होगा कि इनका असली मकसद हमें ईसाई बनाना है। ये डर बहुत वास्तविक था। लोगों को लगा कि स्कूल, अस्पताल, ये सब धर्म परिवर्तन का एक जरिया है। और ये जो डर था कि हमारी जीवन शैली पर हमला हो रहा है, ये समाज तक ही सीमित नहीं था। मतलब
शायद सबसे ज्यादा ये डर सेना की बैरकों में महसूस किया जा रहा था, जहां सिपाही पहले से ही भेदभाव और अपमान से भरे हुए थे। सरासर भेदभाव था। एक भारतीय सिपाही अपनी पूरी जिंदगी सेवा करने के बाद भी सूबेदार के पद से ऊपर नहीं जा सकता था, जबकि एक नौसिखिया अंग्रेज अफसर आते ही उसका सीनियर बन जाता था। वही तो, वेतन में भारी अंतर था। फिर 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम आया, जिसके तहत सिपाहियों को कहीं भी, या तक कि समुद्र पार भी लड़ने के लिए भेजा जा सकता था। और उस जमाने में समुद्र पार करना धर्म भ्रष्ट होने जैसा माना जाता था। हाँ, तो ये सिर्फ नौकरी का नियम नहीं था, ये उनके धर्म पर सीधा हमला था। सिपाहियों को महसूस हो रहा था कि कंपनी उनसे उनका सम्मान, उनकी जमीन और अब उनका धर्म भी छीनना चाहती है। प्रेशर कुकर की सीटी बजने ही वाली थी। बस बजने ही वाली थी। और फिर आई वो आखिरी चिंगारी, एनफील्ड राइफल के वो कारतूस। कहा गया कि उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ चर्बी के बारे में था या ये सिर्फ वो आखिरी तिनका था? ये एक बेहतरीन सवाल है। वो कारतूस सिर्फ एक कारतूस नहीं था, वो उन सभी अन्यायों, अपमानों और आशंकाओं का प्रतीक बन गया जो सालों से जमा हो रहे थे। उसने हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को, जो शायद अलग अलग कारणों से नाराज थे, एक ही झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। बस इसी एक चिंगारी की देर थी। और ये चिंगारी सबसे पहले भड़की 29 मार्च 1857 को बारकपुर में। मंगल पांडे। हाँ, मंगल पांडे ने कारतूस इस्तेमाल करने से मना किया और अपने अफसरों पर हमला कर दिया। उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई। नहीं, बल्कि यहीं से शुरू हुई। बिल्कुल, मंगल पांडे की शहादत ने आग को और भड़का दिया। असली विस्फोट हुआ लगभग 1.5 महीने बाद, 10 मई 1857 को मेरठ में। वहां 85 सिपाहियों ने कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया। उन्हें बेइज्जत करके जेल में डाल दिया गया। उसी शाम बाकी सिपाहियों ने बगावत कर दी। उन्होंने जेल तोड़ी, अपने साथियों को आजाद कराया, अंग्रेज अफसरों को मार डाला और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। उनका दिल्ली जाना ये एक बहुत सोचा समझा कदम था। वे किसी और शहर भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली को ही क्यों चुना? क्योंकि दिल्ली मुगल सत्ता का केंद्र थी, भारत की राजनीतिक आत्मा थी। वहां पहुंचकर और बूढ़े बहादुर शाह जफर को अपना नेता, हिंदुस्तान का सम्राट घोषित करके उन्होंने इस विद्रोह को एक स्थानीय सैन्य बगावत से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया। ये एक ऐलान था कि हम कंपनी के शासन को खारिज करते हैं। हाँ, और भारत के पारंपरिक शासक के प्रति अपनी वफादारी जताते हैं। इसने पूरे उत्तर भारत में एक संदेश भेज दिया। और इसका असर भी तुरंत हुआ। दिल्ली पर कब्जे की खबर फैलते ही कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, बिहार, हर जगह विद्रोह की आग फैल गई। बिल्कुल, ऐसा लगा जैसे सब ऐसी एक इशारे का इंतजार कर रहे थे। हर जगह स्थानीय नायकों ने कमान संभाली। कानपुर में नाना साहेब, जिनके पिता की पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी थी। हाँ, तो उनके लिए लड़ाई व्यक्तिगत भी थी और राजनीतिक भी। उनके साथ तात्या टोपे जैसे ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे। और लखनऊ में बेगम हजरत महल और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। ये महिलाएं तो इस विद्रोह का चेहरा बन गईं। निश्चित रूप से बेगम हजरत महल ने अवध की राजधानी लखनऊ में महीनों तक अंग्रेजों को रोके रखा। और रानी लक्ष्मीबाई की कहानी तो शौर्य की मिसाल है। वो सिर्फ अपनी झांसी के लिए नहीं लड़ी। जब झांसी उनके हाथ से निकल गई तो उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। ग्वालियर पर भी? हाँ, उनकी हिम्मत का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि अंग्रेज जनरल ह्यू रोज, जिसने आखिरकार उन्हें हराया, उसने उनकी मौत के बाद लिखा, यहाँ वो औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ये तो कमाल की बात है। मतलब आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी बहादुरी का लोहा मान रहा है। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। और हमें बिहार के कुंवर सिंह को भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल नहीं। सोचिए, 80 साल की उम्र में, जब ज्यादातर लोग आराम कर रहे होते हैं, जगदीशपुर के इस जमींदार ने एक साम्राज्य के खिलाफ तलवार उठा ली। तो इतने वीर नेता, इतना व्यापक विद्रोह, फिर भी ये सफल क्यों नहीं हो पाया? आखिर चूक कहाँ हुई? ये सबसे बड़ा और सबसे जटिल सवाल है। इसके पीछे कई बड़ी वजह थी। पहली, ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला। पंजाब, सिंध, राजपूताना, दक्षिण भारत, ये बड़े इलाके या तो शांत रहे या उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। हाँ, गोरखा और सिख रेजिमेंटों ने तो विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की बहुत मदद की। तो ये एक अखिल भारतीय लड़ाई नहीं बन सकी। और शायद नेतृत्व की भी समस्या थी। इतने सारे नेता थे, पर क्या कोई एक सुप्रीम कमांडर था? यही दूसरी बड़ी कमी थी।
कोई एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। बहादुर शाह जफर बूढ़े थे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल सब अपने अपने इलाकों में बहुत बहादुर थे, लेकिन उनमें आपस में कोई तालमेल नहीं था। कोई तालमेल नहीं था। उनके पास कोई साझा योजना नहीं थी कि अंग्रेजों को हराने के बाद क्या करना है, भारत का अगला स्वरूप क्या होगा, इस पर कोई स्पष्टता नहीं थी। और संसाधनों का अंतर तो जमीन आसमान का रहा होगा। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ बेहतर बंदूकों की बात नहीं थी। अंग्रेजों के पास एक बहुत बड़ा हथियार था, टेलीग्राफ। टेलीग्राफ? हाँ, जब मेरठ में विद्रोह हुआ तो टेलीग्राफ के जरिए खबर तुरंत आगरा, लाहौर और कलकत्ता पहुंच गई, जिससे अंग्रेजों को अपनी सेनाएं तैयार करने का वक्त मिल गया। बिल्कुल, जबकि विद्रोही एक दूसरे से कटे हुए थे। दिल्ली में बैठे बख्त खान को ठीक से पता नहीं था कि कानपुर में नाना साहब को किन चीजों की जरूरत है। और जो बात शायद सबसे ज्यादा चुभती है वो ये कि बहुत से भारतीयों ने ही अंग्रेजों का साथ दिया। ग्वालियर की सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम। ये इस विद्रोह की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। इन शासकों को लगा कि अंग्रेजों से जीतना नामुमकिन है और विद्रोहियों का साथ देना एक आत्मघाती कदम होगा। तो उन्होंने अंग्रेजों की मदद की। हाँ, उन्होंने न सिर्फ विद्रोह से दूरी बनाई बल्कि अंग्रेजों को अपनी सेना, पैसा और रसद देकर उनकी मदद की। इतिहासकार जॉन के ने लिखा है कि ये शासक बांध की तरह थे जिन्होंने तूफान को रोक लिया, वरना हम एक ही लहर में बह जाते। तो क्या ये सब व्यर्थ क्या? इतनी कुर्बानियां, इतना खून खराबा, क्या इसका कोई नतीजा नहीं निकला? नहीं, व्यर्थ बिल्कुल नहीं गया। सैन्य रूप से ये भले ही असफल रहा हो, लेकिन इसने भारत पर ब्रिटिश राज की चूलें हिला दी। इसके बाद जो बदलाव हुए, उन्होंने भारत के भविष्य की दिशा ही बदल दी। सबसे बड़ा और फौरी बदलाव क्या था? सबसे बड़ा बदलाव था ईस्ट इंडिया कंपनी के राज का खात्मा। कंपनी का राज खत्म हो गया। हाँ, विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को यह एहसास करा दिया कि भारत जैसे विशाल देश को मुनाफे के लिए चलाने वाली एक व्यापारी कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास करके भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में ले लिया। तो भारत अब सीधे तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। हाँ, बिल्कुल। और इसका ऐलान 1 नवंबर 1858 को महारानी के घोषणा पत्र से किया गया। इसमें हड़प नीति को खत्म कर दिया गया और सभी राजाओं को भरोसा दिलाया गया कि अब उनके राज्य पर कब्जा नहीं किया जाएगा। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वॉइसरॉय कर दिया गया। हाँ, जिसका मतलब था कि वो सीधे महारानी का प्रतिनिधि है। लॉर्ड कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वॉइसरॉय बने। और सेना में भी बड़े बदलाव किए गए होंगे ताकि ऐसा दोबारा ना हो। बहुत बड़े बदलाव। सेना को पूरी तरह से पुनर्गठित किया गया। भारतीय सैनिकों के मुकाबले यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। तोपखाना जैसे सभी महत्वपूर्ण विभाग पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में रखे गए। और सेना को जाति और क्षेत्र के आधार पर बांटा गया। हाँ, मार्शल और नॉन मार्शल नस्लों में, ताकि उनमें फिर से वैसी एकता न बन पाए जैसी 1857 में दिखी थी। और यहीं से फूट डालो और राज करो की नीति को और हवा मिली। बिल्कुल। विद्रोह में हिंदू मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। इस एकता ने अंग्रेजों को बुरी तरह डरा दिया था। विद्रोह के बाद उन्होंने जानबूझकर दोनों समुदायों के बीच शक और दुश्मनी के बीज बोने शुरू कर दिए। और इस नीति का जहर भारतीय समाज में बहुत गहरे तक उतरा। बहुत गहरे तक। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति भले ही अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रख दी। जैसा कि वीडी सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। इसने एक सोए हुए महाद्वीप को जगा दिया और ये संदेश दिया कि विदेशी शासन को हमेशा के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए, अगर ग्वालियर, हैदराबाद और इंदौर जैसी बड़ी रियासतों ने विद्रोहियों का साथ दिया होता, या अगर विद्रोहियों के पास एक ज्यादा काबिल और एकजुट नेता होता, तो क्या होता? तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता।